हेलो, हाय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए अमेरिकी संसद के बारे में जो चल रहा था, संविधान के बारे में जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंतर्गत अमेरिकी जो संसद है या कांग्रेस है, उसके अंतर्गत हमने इससे पहले अमेरिकी जो कांग्रेस थी उसके दो सदनों के बारे में बात की है। उनमें से आज एक सदन जो हमारा था, प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इसके बारे में तो प्रतिनिधि सदन क्या था, अमेरिकी कांग्रेस के जो अंग थे, कितने सदन है? दो सदन, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ये दो सदन है। उन दोनों सदनों में से प्रतिनिधि सदन के कार्य शक्तियाँ और गठन हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज हम आपके लिए अमेरिकी जो संसद है या कांग्रेस है, उसके जो मुख्य सदन है सीनेट, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, जो भी क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यह पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकी सीनेट की रचना, गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अमेरिकी सीनेट की रचना, कार्य, गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अमेरिकी सीनेट के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास शुरू करते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट संसार का सबसे शक्तिशाली सदन है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बना करके दिया जाता है कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन के संदर्भ में अमेरिकी सीनेट की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी दिया जाता है घुमा के, सीधा नहीं पूछते कि अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट संसार का शक्तिशाली सदन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमें अमेरिकी सीनेट के गठन, शक्ति और कार्यों का वर्णन करना पड़ता है। दूसरे देशों की शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों का हास्य हुआ है। यानी अन्य देशों की बात करें अमेरिका की अपेक्षा, तो जो दूसरा सदन है उसकी शक्तियों में क्या है, कमी आई है, परंतु सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। जो अमेरिकी सीनेट है उसकी शक्तियाँ क्या है, विस्तारित तो हुई हैं, क्योंकि अमेरिकी सीनेट दूसरा सदन है विश्व का और पहला सदन है प्रतिनिधि सदन। लिंडसे रोजर्स ने यह कहा था। अब देखिए, अमेरिकी सीनेट कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन माना जाता है। अमेरिकी सीनेट को अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है, और भारत में उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। सीनेट अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यानी अमेरिकी जो राजनीति है वो मुख्यतः सीनेट के आसपास ही घूमती रहती है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सीनेट केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं, उन्होंने क्या था, संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था कि अमेरिकी जो सीनेट है वो केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, और ना ही वह कांग्रेस का एक समस्तरीय सदन होगी, बल्कि समूची संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होगी। संपूर्ण संघीय व्यवस्था अमेरिका की, उसकी रीढ़ की हड्डी किसको माना गया है, अमेरिकी सीनेट को माना गया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सीनेट को महत्वपूर्ण और विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की थी। इसीलिए उन्होंने, अमेरिकी जो संसद के निर्माता थे, उन्होंने, संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने अमेरिकी सीनेट की शक्तियों का विस्तार किया था, उनमें वृद्धि की थी। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिकी सीनेट की रचना, गठन, संगठन एवं कार्य। तो अमेरिकी सीनेट की रचना या गठन देखिए, संगठन। संविधान निर्माताओं ने सीनेट को अमेरिकी संघीय व्यवस्था में मेरुदंड बनाने का कार्य किया, यानी रीढ़ की हड्डी बनाने का कार्य किया था। सीनेट के संबंध में उनका यह विचार था कि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करे और संघ शासन में उन्हें प्रमुख स्थान दे। यही सीनेट के संबंध में संविधान निर्माताओं का क्या विचार था
कि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करें। प्रत्येक राज्य से सीनेट के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए और संघीय शासन में उसका स्थान प्रमुख स्थान होना चाहिए। इसीलिए यह निश्चित किया गया कि सभी राज्यों को, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सीनेट में छोटे या बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, जबकि भारत में क्या है, समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आजकल अमेरिका में 50 राज्य हैं। ये वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्यों की संख्या कितनी है? 50 है। ध्यान में रखना है इसको। 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य को, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, सीनेट के लिए 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अमेरिकी जो संसद है उसमें जो सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 2 प्रतिनिधि। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। अमेरिका में सीनेट की सदस्य संख्या कितनी रखी गई है? 100 रखी गई है। इस प्रकार सीनेट राज्यों की समानता के सिद्धांत पर गठित है। अमेरिकी सीनेट का जो गठन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? राज्यों की समानता के सिद्धांत पर, क्योंकि प्रत्येक राज्य को सीनेट में समान सीटें प्रदान की गई हैं। संविधान में राज्यों की समानता को समाप्त करने पर रोक है। किसी भी राज्य को उसकी स्वीकृति के बिना समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए सीनेट का निर्वाचन, ये सीनेट का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है सदस्यों का। वो किस प्रकार से होगा? अमेरिकी संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा के अनुसार सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। यानी सीनेट के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और प्रतिनिधि सभा के सदस्य वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये अमेरिका की विशेषता है। परंतु भारत में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यही प्रतिनिधि सदन के मतदाता होते हैं चुनने वाले, वही सीनेटरों का चुनाव करने वाले होते हैं। उनको चुनने का अधिकार, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके दोनों सदनों के सदस्यों को चुनने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वहाँ की जनता यानी मतदाताओं का होता है। प्रत्येक सीनेटर का सदन में 1 वोट होता है। इस सदन में कितना वोट होगा? प्रत्येक सीनेटर का 1 वोट। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए तो जिस राज्य से स्थान खाली हुआ है वहाँ का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करेगा। यानी सीनेट में 2 सदस्य प्रत्येक राज्य से आते हैं और जिस राज्य से जो सीनेट का पद खाली होता है तो वहाँ राज्यपाल द्वारा चुनाव दोबारा से करवाए जाते हैं। जब तक चुनाव ना हो तब तक उस स्थान को भरने के लिए उस राज्य का विधानमंडल कार्यपालिका को अधिकार दे सकता है। यानी वहाँ की कार्यपालिका उसके लिए अधिकार दे सकता है उसके स्थान को भरने के लिए। जनवरी 2011 की स्थिति के अनुसार सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को 51 और रिपब्लिकन पार्टी को 47 और 2 स्थान निर्दलीयों को प्राप्त हुए। यानी अमेरिका की अगर बात करें दलों की तो 2 ही महत्वपूर्ण पार्टियां अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ध्यान में रखना है इन दोनों को। अब आती है अवधि, यानी सीनेट का अवधि या कार्यकाल। सीनेटरों की अवधि 6 वर्ष की होती है। यानी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन उनका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष बाद के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार भारत में भी राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और 1/3 जो सदस्य होता है वो प्रति 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता है। निवृत्त होने वाले सदस्य दोबारा चुने जा सकते हैं क्योंकि जनता पुराने अनुभवी व्यक्तियों को ही अधिक पसंद करती है। इसीलिए कई सीनेटर तो लगातार 300 से भी अधिक वर्षों तक इसके सदस्य रहे। 30 से अधिक वर्षों तक इसके सदस्य भी रहे। अब देखिए योग्यताएं। सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होती है? सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यही वही भारत में भी है 30 वर्ष की आयु राज्यसभा सदस्य के लिए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक हो। यहाँ पर नागरिक की संख्या कितनी लिखी है अमेरिका की? 9 वर्ष। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। तो ये इसकी योग्यताएं। अब देखिए इनके सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार।
सीनेट के सदस्यों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार वही हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के होते हैं। यानी सीनेट और प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के वेतन भत्ते समान रखे गए हैं। सीनेट के सदस्यों को $1,24,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। कितना वेतन मिलता है? 1,24,000 वार्षिक वेतन। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। सीनेट में दिए गए भाषण के कारण उनके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। यहाँ सीनेट की गणपूर्ति या बैठकों के लिए क्या होना चाहिए? कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक होता है। अब आते हैं अधिवेशन। देखिए, अधिवेशन अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन द्वारा सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ आरंभ होता है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अमेरिकी सीनेट का जो अधिवेशन होता है वो कब होता है? तो वो होता है 3 जनवरी को दोपहर के वक्त, और प्रतिनिधि सदन के साथ ही आरंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक वे अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास नहीं कर दें। जब तक दोनों सदनों अपनी सहमति से बैठक या अधिवेशन को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करते तब तक वो बैठक चलती रहती है। यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। यानी दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हो जाए अधिवेशन की समाप्ति के लिए तो राष्ट्रपति अपने द्वारा उस तिथि को निश्चित करता है। सीनेट का सभापति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। जैसे भारत में भी भारत का उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। उसी प्रकार अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति के सभी सामान्य कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से कम सौंपी गई हैं। यानी जितनी प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष को शक्तियां दी गई उतनी शक्तियां सीनेट के सभापति को नहीं है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है, यानी उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार होता है। वह वास्तव में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सीनेट के उपसभापति और सीनेट में विपक्ष के नेता को $1,23,400 प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। अब आते हैं सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। इनको ध्यान से देखना कि अमेरिकी जो सीनेट है उसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ बड़ी व्यापक या विस्तृत हैं। क्योंकि अमेरिका की जो सीनेट है उसके पास शक्तियाँ काफ़ी दी गई हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने सीनेट की शक्तियों का विस्तार किया था। वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन माना जाता है। ये विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन कौन सा है? अमेरिकी सीनेट। लॉस्की ने उसे प्रतिनिधि सभा की स्थापना की स्वामिनी कहा है। लॉस्की ने क्या कहा था? सीनेट को प्रतिनिधि सभा की स्थापना की स्वामिनी, क्योंकि प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना हुई है उसकी स्वामी या स्वामिनी कौन है? सीनेट है। उसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। विधायी शक्ति, ये सीनेट की मूल शक्तियाँ व्यवस्थापन संबंधी है। ये सीनेट का जो मूल कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? व्यवस्थापन करना, ये व्यवस्थापका संबंधी कार्य होते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दोनों सदन समान पदी हैं और उनके अधिकार भी समान दिए गए, उनके अधिकारों में कोई अंतर नहीं है। जब तक वित्त विधेयकों का संबंध है उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे भारत में वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। पर केवल प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा उसको अपनी सहमति दे सकती है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। वो संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा की। यहाँ पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक सीनेट उसे पारित नहीं कर दे। यानी कोई भी वित्त विधेयक हो, जब तक सीनेट उसे पारित नहीं करेगी तब तक वो पारित नहीं माना जाता। ये साधारण विधेयकों के विषय में, ये तो वित्त विधेयकों की बात थी। अब देखिए, साधारण विधेयकों के विषय में दोनों सदनों की शक्तियाँ सब प्रकार से समान है। कोई भी साधारण विधेयक हो तो दोनों को समान शक्तियाँ दी गई हैं। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस प्रकार भारत में भी किए जाते हैं। ये तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदनों
द्वारा उन्हें स्वीकार न कर लिया जाए। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, यानी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हल करने के लिए सम्मेलन समिति की स्थापित की जाती है। इस समिति से अधिकतर लाभ सीनेट को रहता है, क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर कुशल और अनुभवी होते हैं। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान होती है, यानी जितने भी संवैधानिक संशोधन हैं उनमें विधेयकों के संबंध दोनों सदनों की जो स्थिति है वो पूर्णतः समान है। दोनों सदनों की संविधान में संबंधी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी संविधान से संबंधित जो भी विधेयक हैं वो दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। अब देखिए, अब आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति देखिए, कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं। वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है, यानी प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका के संबंध में उतनी शक्तियाँ नहीं है जितनी सीनेट को दी गई हैं। तो सीनेट द्वारा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखा जाता है। सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करती है? सीनेट। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की महत्वपूर्ण प्रथम शक्ति संधियों के विषय में है, यानी जितनी भी दूसरे देशों के साथ संधियाँ की जाती हैं उनमें सीनेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियाँ तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएंगी जब तक सीनेट उन्हें अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार ना कर ले। यानी सीनेट के पास संधियों के संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं, क्योंकि सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से जो भी संधियाँ की गई हैं दूसरे देशों के द्वारा उनका स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी वे संधियाँ देश पर लागू होती हैं। इससे सीनेट विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति का भागीदार बन जाती है। अमेरिका के इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आए जब सीनेट ने संधियों को अस्वीकृत और संशोधित किया, यानी कई बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सीनेट ने इसमें जो संधियाँ हुई हैं अपना हस्तक्षेप किया था। 1919 ईस्वी में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय की संधि को अस्वीकार किया था। ध्यान में रखना, वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में की गई थी। 1789 से 1934 तक सीनेट ने 173 संधियों को संशोधित किया है। 15 संधियों को अस्वीकार कर दिया। जॉन हे के संबंध में अभिमत है, इसको छोड़ देना यहाँ से, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब ये सीनेट की दूसरी प्रमुख कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के पुष्टिकरण की होती है, यानी जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं अमेरिकी, उनकी पुष्टि करने का कार्य कौन करती है? अमेरिकी सीनेट करती है। तो ये इसकी दूसरी शक्ति आती है। इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सिर्फ सीनेट के परामर्श और स्वीकृति पर ही राजदूतों, मंत्रियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। इस शक्ति द्वारा सीनेट भी राष्ट्रपति पर अपना अंकुश बनाए रखती है। देखिए, फाइनल ने कहा है, इसको पढ़ लेना, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, और पढ़ लेते हैं हम इसको। फाइनल के शब्दों में दोनों सभाओं द्वारा सीनेट व राष्ट्रपति के बीच शक्ति के जिस संतुलन की स्थापना होती है उसमें सीनेट इस शक्ति के द्वारा केवल यही निर्धारण नहीं होता कि कानून को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाए, पर उस पर लेन देन के बीच उस मोहरे का काम भी करती है जिससे उसकी नीति का निर्धारण होता है। सीनेट की तीसरी शक्ति देखिए, तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है। यानी कार्यपालिका की तीसरी शक्ति क्या है? विविध विभागों के बीच विरुद्ध शिकायतों की जांच करना। इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है, यानी किसका निर्णय अंतिम होता है? सीनेट का निर्णय अंतिम माना जाता है। इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी की जाना आवश्यक होता है। यदि प्रतिनिधि सभा युद्ध की घोषणा करे उसके साथ साथ सीनेट द्वारा भी उसको मान्यता प्रदान करनी चाहिए। तीसरी शक्तियाँ आती हैं न्याय संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में सीनेट की शक्ति बड़े महत्व की मानी जाती है। सीनेट को संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को
महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होता है। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है। सीनेट महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करेगी। ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य करती है, जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि कार्य करती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अध्यक्षता करेगा? सीनेट की, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए। किसी भी व्यक्ति को सीनेट के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित करने का अधिकार भी नहीं होगा। जब तक सीनेट के 2/3 सदस्य उसको दंडित करने के लिए घोषित नहीं कर दें, तब तक उसको सजा भी नहीं दी जा सकती। जिस व्यक्ति को दोषी घोषित किया जाएगा उस पर देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलेगा। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में वाटरगेट कांड को उद्घाटित करने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने महत्वपूर्ण जांच प्रारंभ की, जिससे राष्ट्रपति निक्सन को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। चौथी शक्ति आती है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। सीनेट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जितने भी मत डाले जाते हैं उनकी गिनती करने का कार्य कौन करती है? सीनेट। और परिणामों की घोषणा भी सीनेट द्वारा की जाती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त ना हो, यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। इस हेतु प्रत्येक सीनेटर का एक मत माना जाता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। उपयुक्त शक्तियों के कारण सीनेट का अधिक महत्व है। लॉस्की का कथन है, विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का महत्व है और जनता उसकी ओर ही ध्यान देती है। लॉर्ड ब्रायस ने कहा है, सीनेट शासन में आकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्र की आकांक्षाओं को, दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजतंत्र की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण सत्ता है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी दिया जाता है कि सीनेट शासन में आकर्षण का केंद्र है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लास्की के शब्दों में अमेरिकी सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों में से अधिक सफल संस्था रही है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में यह विशिष्ट रूप से सफल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।